हेलो एंड वेलकम बैक डियर पेरेंट्स। एनसीईआरटी समरी में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 8 ज्योग्राफी, जिसका नाम है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हिंदी में हम संसाधन कहते हैं। और संसाधन सुनते ही आपके दिमाग में ज़रूर कुछ ऐसे विचार आए होंगे जिसमें आपको लगा होगा कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि हमारी किसी प्रकार से मदद करती है, किसी भी कार्य को संपन्न करने में हेल्प करती है, तो वो क्या है? संसाधन है, रिसोर्स है। तो सिंपल ऐसी ही बात है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ रिसोर्स। कोई भी चीज़ जो कि आपकी ज़रूरत को पूरा करती है वो एक रिसोर्स है। तो क्या हर चीज़ रिसोर्स होती है? आइए समझते हैं। देखिए, हर चीज़ रिसोर्स नहीं होती है। वही चीज़ें रिसोर्स होती हैं जिनके अंदर कुछ यूटिलिटी होती है। अब यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्स। कैसे? यूटिलिटी मतलब हो गया उपयोगिता। क्या? अब मान लीजिए, फर्ज करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक जो है इनफर्टाइल लैंड है और एक फर्टाइल लैंड है। ओके, इनफर्टाइल लैंड को बंजर भूमि कहते हैं और जो फर्टाइल है उसे उपजाऊ भूमि कहते हैं। तो अभी एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, क्या जो इनफर्टाइल लैंड है वो एक उसकी कोई यूटिलिटी है? तो आप देखेंगे कि आप बंजर भूमि में कुछ नहीं उगा सकते हैं, बिकॉज दो वहाँ का जो सॉइल है ना, वो सॉइल जो है वो फर्टाइल है ही नहीं है, तो वहाँ पे कुछ उग नहीं सकता है। वहीं अदर हैंड अगर आप देखेंगे जो फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे आप कुछ भी डालेंगे उग जाएगा, कुछ भी डालेंगे उसमें ग्रोथ होगी। तो वो क्या है? उसकी एक यूटिलिटी है। लेकिन जो इनफर्टाइल लैंड है उसकी यूटिलिटी फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंस हम करते हैं कि किसी चीज़ की यूटिलिटी है या नहीं है, और अगर किसी चीज़ की यूटिलिटी होगी तभी वो चीज़ के पास कोई वैल्यू होगी, और वो वैल्यू जो है उसे एक रिसोर्स बनाएगी। तो इस चीज़ को हमने समझने का प्रयास किया, दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अगर कोई चीज़ के पास कोई वैल्यू हो तभी वो एक रिसोर्स बनती है, अदरवाइज दे आर नॉट रिसोर्स। ओके, और इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू, मतलब कि जो उसकी यूटिलिटी होती है, जो उसका यूज़ होता है, वो यूज़ ही उसे वैल्यू प्रदान करता है। ओके, और सभी रिसोर्सेज के पास कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू का क्या मतलब होता है? वैल्यू मीन्स वर्थ। वर्थ मतलब कितना उसका कीमत हो रहा है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट। फॉर एग्जांपल, अगर मेटल की बात करते हैं तो मेटल के पास एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लेकिन एक ब्यूटीफुल जो लैंडस्केप होता है उसके पास एक इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, जब तक कि उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन ना करें, कुछ उगाएं नहीं, या कोई पर्टिकुलर बहुत अच्छे प्लेस पे ना हो जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी दादी हैं, ओके, एक एग्जांपल से माध्यम से यहाँ समझाया गया है। मान लीजिए आपकी दादी हैं जो कि बहुत अच्छा पिकल बनाती हैं, बहुत अच्छा अचार बनाती हैं, और आप सभी लोग खाते हैं तो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। तो आपको तो लगता है क्या ज़बरदस्त, मतलब ये रेसिपी है और क्या ज़बरदस्त ये अचार है। हमें जब भी हमें खाना अच्छा नहीं लगता है तो हम अचार खाते हैं, और हमारा जो है खाना जो है आराम से हम खा लेते हैं। तो क्या है कि आपको खाना पसंद नहीं आ रहा, लेकिन अचार की वजह से आप खाना खा ले रहे हैं। तो वहाँ पे अचार की एक उपयोगिता है, एक यूटिलिटी है, और उसका लेकिन वैल्यू नहीं है उसका। ओके, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसका वैल्यू नहीं है क्योंकि कमर्शियल मार्केट में आप उसे बेच नहीं रहे। लेकिन जैसे ही आप उस अचार को मार्केट में लेकर आते हैं, उसका पेटेंट करवा लेते हैं, फिर उसको आप बेचते हैं, तो आप उसका एक कमर्शियल वैल्यू हो जाता है, और इकोनॉमिक वैल्यू भी वहाँ पे ऐड हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा? वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो गया अब। अच्छा, पेटेंट का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग पेटेंट नहीं जानते हो, बता देते हैं। जैसे पेटेंट देखिए, एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप किसी पर्टिकुलर आइडिया पे या पर्टिकुलर प्रोडक्शन पे, कोई थिंग हो गया, कोई चीज़ आपने उत्पादित करी है, ठीक है ना, या फिर कोई आपने आइडिया जनरेट किया है, कोई आपका सिस्टम है, तो उस पर आपको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलता है, और कोई और उस चीज़ को यूज करने करेगा अगर, तो उस पर कॉपीराइट आएगा, यानी कि उस पर आप केस कर सकते हैं, या कोई और अगर उसको यूज करना चाहता है तो उसको आपको पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का पेटेंट मतलब ये हो गया कि आप किसी एक चीज़ के लिए ना आपके पास बिल्कुल एक्सक्लूसिव राइट आ गया कि नहीं, इसका यूज इस्तेमाल तो सिर्फ मैं ही करूँगा और कोई नहीं करेगा। और अगर कोई करेगा बिना मेरे परमिशन के तो उसके ऊपर मैं जुर्माना लगा दूंगा, उसके ऊपर मैं केस कर दूंगा, और अगर कोई करना चाहता है तो उसे मुझे पे करना होगा। तो ये होता है पेटेंट। तो मान लीजिए दादी का अचार मार्केट में आ गया, और किसी ने देखा कि वाह, ये अचार तो बड़ा टेस्टी लग रहा है और ये ऐसे ऐसे बना होगा, तो सेम अचार सेम नाम से मार्केट में दूसरा आ गया, तो दादी ने अगर उसका पेटेंट कराया है तो जो दूसरा वाला अचार रहेगा वो इलीगल हो जाएगा, तो उसको बैन कर दिया जाएगा और उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। ओके, तो ये बात हो गई यहाँ पे, पेटेंट हमने समझ लिया। टाइम और टेक्नोलॉजी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो किसी भी चीज़ को रिसोर्स में चेंज करते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। जैसे कि अभी आपके पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम कहाँ है? आप देखेंगे कि जो हमारा जो क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे में पेट्रोलियम मिलता है। ओके, क्रस्ट में ही पेट्रोलियम दिखाई देता है हमें।
तो ये डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं पा रहे थे, लेकिन जब हमने टेक्नोलॉजी ऐसी विकसित कर ली जिसके माध्यम से हम नीचे से पेट्रोलियम को बाहर निकाल सकें, तो क्या हो गया, वो पेट्रोलियम एक रिसोर्स बन गया, अदरवाइज वो रिसोर्स नहीं था। ओके। और इसी प्रकार से टाइम, जब देखा जाए जो गुंडवाना एज था, गुंडवाना पीरियड था, उस समय क्या हुआ कि जब बहुत सारे पेड़ पौधे या फिर जंतु जो कि मर गए, दब दब करके किसी पर्टिकुलर प्लेस में रह गए, और फिर बहुत सालों बाद उनका जो क्या होता है, जैसे जो पशु होते हैं उनसे तो फॉसिल्स बन जाते हैं, और जो आपके पेड़ इत्यादि होते हैं उन दबने की वजह से कोयले में निर्मित हो जाते हैं, वो बहुत लंबे समय बाद वो कोयले में निर्मित हो परिवर्तित हो जाते हैं। तो अभी क्या है कि वो कोयला इतना जल्दी तो बना नहीं, आप पेड़ अगर दबा दें आज के समय में तो तुरंत तो कोयला बनेगा नहीं, कई हजारों सालों का वो परिणाम है कि आज कोयला बना है। तो क्या हुआ है, टाइम, वो टाइम की वजह से आज वो क्या है, एक रिसोर्स है कोयला, कोल जो है टाइम की वजह से रिसोर्स है, अदरवाइज वो रिसोर्स नहीं हो पाता। तो टेक्नोलॉजी और टाइम दोनों के बारे में मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया। ओके। और टेक्नोलॉजी क्या होती है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, मतलब आप कोई भी काम कितना और एडवांस और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वही एक टेक्नोलॉजी है। जैसे पहले के समय में अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो लोग क्या करते थे, पैदल जाते थे। देन दे इन्वेंटेड बुल कार्ट, तब उन्होंने ये घोड़ा गाड़ी मतलब उसका इन्वेंशन किया। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, पहले पैर से जाते थे, अभी वो बैठ कर जाते हैं। फिर उन्होंने बाद में इम्प्रूव किया और मोटर व्हीकल आए, तो अभी पहले धीरे चलते थे, अभी तेज चलने लगे। फिर आज के समय एरोप्लेन आ गया। तो क्या हो रहा है, देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह चेंज हो रहा है। आपको जाना तो एक जगह से दूसरी जगह, ए से बी ही जाना है, लेकिन जो जिस तरीके से आप जा रहे हो वो तरीका आपने चेंज कर दिया। कैसे, आपने टेक्नोलॉजी अपनी इंप्रूव करी है। तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आप, ये एक एप्लीकेशन है जो कि लेटेस्ट नॉलेज और स्किल पर बेस्ड होता है किसी चीज़ को बनाने में। ओके। तो आई होप कि आपको टेक्नोलॉजी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। तो देखिए, रिसोर्सेज होते हैं दो टाइप के, एक होता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की सबसे पहले बात करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखिए वो रिसोर्सेज जो कि डायरेक्ट आपको नेचर से मिलते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसको यूज कर सकते हैं, दोज आर नेचुरल रिसोर्सेज। ओके। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन और कॉल नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, ये अब कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमने जो एयर हमारे एटमॉस्फेयर में जिसको हम ब्रीथ करते हैं वो क्या है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। देन वाटर, जो रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स इत्यादि में दिखते हैं, वो वाटर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इस प्रकार से सॉयल हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको आप बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। ओके। और बात करें अगर, तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि रिन्यूएबल हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, तो ऐसे जो रिन्यूएबल और जो नॉन रिन्यूएबल। तो सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, शब्द से समझ में आ रहा है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम फिर से रिन्यू कर सकें। ओके, हम जिनको हम रिन्यू कर सकें या फिर जो कि रिफ्लेनिश्ड हो जाए क्विकली, मतलब जो जल्दी से फिर अपने आप को वापस धारण कर ले, मतलब कि जो वो कम हो जा रहे हैं यूज करते करते, तो अच्छा जल्दी से वो फिर से उतना मात्रा में वापस आ जाएँ। तो ऐसी रिसोर्सेज को हम कहते हैं रिन्यूएबल, मतलब उनको हम यूज करें लेकिन वो फिर वो ख़त्म ना हो, वो फिर से वापस आ जाए। तो ऐसे रिसोर्सेज हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे हम बात करें तो आप जो वाटर यूज करते हैं वो एक प्रकार का रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, आप जो सॉयल यूज करते हैं, ओके, वो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। लेकिन इसमें भी देखिए कन्फ्यूज़न है थोड़ी सी। अभी जो सॉयल होता है, जो वाटर होता है, ये रिन्यूएबल तो है, ओके, लेकिन अगर आप इसको केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो ये फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका इसे ध्यान रखना पड़ता है। और जो अनलिमिटेड टाइप के हैं उसमें आता है सोलर आपका जो सोलर एनर्जी होता है, और एक आपका जो होता है विंड एनर्जी। ये क्या है, ये अनलिमिटेड, इनको आप कितना भी यूज करें ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन वाटर और जो सॉयल हो गया, जो फॉरेस्ट हो गए, ये क्या है, ये भी रिन्यूएबल हैं, क्योंकि आप पेड़ काट देंगे, पेड़ लगा देंगे, फिर से पेड़ जल्दी आपके जीवन काल में ही उग करके बड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर क्या आप देखेंगे कि इसमें ये हमें केयरफुली यूज करना पड़ेगा। अगर हम केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, ये फिर हमारे जीवन से ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, पहले जंगल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या होगा, इंसान काट काट कर उसमें अपना घर बसाने लगा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जितने जगह पे घर बस गया वहाँ पर तो अब कभी जंगल आएगा नहीं। तो क्या होगा, एक तरह से वो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या हो रहा है, ख़त्म हो गया है। तो इसलिए हमें केयरफुली इन चीज़ों का यूज करना चाहिए ताकि ये रिन्यूएबल हमेशा बने रहें। अच्छा, अब बात करते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि समय के साथ साथ खत्म हो जाते हैं, जो कि जिनका स्टॉक बहुत ही लिमिटेड है, उसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
और इनको चूँकि वापस बनने में, वापस आने में हज़ारों साल का समय लगता है, जो कि इंसान के जीवन काल से बहुत ही ज़्यादा है। आप अपने जीवन काल में इनको वापस उतना ही आते हुए देख नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसमें कौन कौन सा आता है, जैसे पेट्रोलियम आ गया, आपका कोल हो गया, नेचुरल गैसेज हो गए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हज़ारों लाखों साल की प्रक्रिया प्रोसेस के बाद ही बने हैं। तो इसलिए ऐसे रिसोर्सेज हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि अगर एक बार आप इसमें खत्म कर दिए तो फिर आपको हज़ारों लाखों साल वेट करना पड़ेगा, देन वो फिर से मिलेंगे आपको। तो वो तो उतना तो टाइम है नहीं, उतने में तो कई लोग, कई लाखों जनरेशन आप ही निकल जाएगी, है ना। तो इस वजह से ये रिसोर्सेज कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, इसको भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की। हमने नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर ली, अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो देखिए, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब सीधा है, शब्द से ही क्लियर है कि कई बार क्या होता है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको फिर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, उसके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करना पड़ता है। जैसे हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में आयरन ओर मिलता है, आयरन मतलब कि लोहे का अयस्क मिलता है, लेकिन डायरेक्ट वो किसी यूज का नहीं है। जब तक कि आप उस लोहे के अयस्क से आयरन को एक्सट्रैक्ट ना कर लें, जब तक कि आप आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट ना कर लें, आयरन को निकाल ना लें, तब तक वो सब कोई यूज़ नहीं है। तो हमने क्या किया कि जो नेचुरल फॉर्म में मिलता था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और उसमें से जो हमारे काम का था उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब उसका हम यूज कर रहे हैं क्या करने में, बहुत सारे ब्रिजेस बनाने में, ठीक है ना, ढेर सारे जो आयरन के जो मशीनरीज बनती हैं उनको बनाने में, इंडस्ट्रीज में बहुत सारा काम लगता है उनको बनाने में, गाड़ियों में काम लगता है तो उनको बनाने में, तो हम उसका अब यूज कर रहे हैं। तो हमारे लिए अब वो क्या हो गया, एक रिसोर्सेज हो गया। ओके, अब जैसे लोग जो होते हैं, बहुत सी चीज़ें जैसे मिट्टी हो गई, जो सॉइल हो गया, सॉइल का भी हम यूज करते हैं घर बनाने में। ओके, और इसी प्रकार से हम रॉक का यूज करते हैं घर बनाने में, सीमेंट इत्यादि बनाने में, कई सारे रोड्स बनाने में हम यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये सब जो है रोड हो गए, ब्रिज हो गए, मशीनरीज हो गए, व्हीकल्स हो गए, ये सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, और इनको हमने कहीं ना कहीं नेचर से ही कुछ मॉडिफिकेशन कर करके इनको बनाया हुआ है। ओके, और इसको हमने किस प्रकार से बनाया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया है। हमारी टेक्नोलॉजी लगातार हमने इंप्रूव करी है, तब इसको हमने बनाया है। और टेक्नोलॉजी भी एक प्रकार की ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, क्योंकि ये प्रकृति में पहले से अवेलेबल नहीं थी। ओके, और टेक्नोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी ना रहे तो ह्यूमन इतना ज़्यादा तरीका ना निकाल पाए किसी भी प्रकार चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने का। अभी आज के समय में आप देख रहे हैं कि हम मून से भी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो कितना ज़्यादा हमारा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है कि हम दूसरे कह सकते हैं कि प्लानट के बारे में भी सोच रहे हैं, सैटेलाइट के बारे में भी सोच रहे हैं, वहाँ जा भी रहे हैं, और वहाँ से वहाँ के रिसोर्सेज को लेकर आने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी की ही देन है। तो टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है। ह्यूमन भी देखिए एक रिसोर्स होता है, जो मनुष्य होता है वो भी एक रिसोर्स होता है। कैसे होता है, क्योंकि अगर देखिए ह्यूमन ना रहे तो इतना दिमाग जो इन चीज़ों को यूज करने में लगा हुआ है ये नहीं लगेगा। और जब इन चीज़ों को नहीं, इन चीज़ों में दिमाग नहीं लगेगा तो ये चीज़ें फिर किसी काम की नहीं रहेगी, उनकी कोई यूटिलिटी नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी, तो फिर वो रिसोर्स ही नहीं रहेंगे। जैसे आयरन ओर विल नॉट रिमेन एज अ रिसोर्स अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ ह्यूमन ब्रेन बिहाइंड इट। आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, उसको टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा, ताकि आप आयरन ओर से आयरन को निकाल सकें, अदरवाइज वो हमारे किसी भी काम प्रकार का हमारे लिए रिसोर्स नहीं रहेगा। तो इसलिए ह्यूमन सबसे बड़ा रिसोर्स है। और कैसे ये रिसोर्स बनता है, इसके बारे में भी रोचक कहानी है। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स जो है रिफर करता है क्वांटिटी एंड एबिलिटी एंड मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल, दो देयर आर डिफरिंग व्यूज़ रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, बट हमें श्योरिटी कह सकते हैं कि स्किल, जो ह्यूमन का जो स्किल होता है, और ये जो है ये किसी भी चीज़ को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे अभी एक यहाँ पे पिक्चर दी हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि क्रॉप र्यून ड्यू टू ड्रॉट, मतलब सूखे की वजह से जो आपका फसल है वो ख़राब हो गया। तो क्या कोई सोल्यूशन निकल सकता है? तो अब ये एक साइंटिस्ट हैं जो ये चीज़ों को देख रही हैं। अब फिर वो सोचती हैं कि अगर मैं कोई ऐसा एक केमिकल बनाऊँ जिसमें अगर मैं कोई ऐसा जो सीड मेरा सीड में अगर मैं कुछ इस प्रकार से मॉडिफिकेशन करूँ कि वो कम पानी में भी क्या कर सकता है सॉरी, कम पानी में भी वो पैदावार अच्छा दे सकता है। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और सीड बनाया दूसरी तरीके का। अब उस सीड को किसानों को दे दिया, किसान उसको उगाने लगे, जहाँ पे कम रेनफॉल था वहाँ पे भी वो अच्छा खासा पैदावार देने लगा। तो हो गया ना सोल्यूशन किसने निकाला, ह्यूमन ने निकाला, ह्यूमन ब्रेन ने निकाला, ह्यूमन के स्किल ने निकाला, और टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी का यूज करके निकाला। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन। और ये ह्यूमन जो है ये एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि
लोगों को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती हैं, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप किसी काम करेंगे, और अगर आपका अच्छा एजुकेशन नहीं होगा तो भी आप कोई चीज़ निकाल नहीं पाएंगे, कोई चीज़ नया समझ नहीं पाएंगे और इन्वेंट नहीं कर पाएंगे। सो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप लोगों को स्किलफुल करें ताकि उनकी जो क्वालिटी है ना, वो उनका जो स्किल वो इम्प्रूव हो, और इससे वो और भी रिसोर्सेज को क्रिएट करने के बारे में सोच सकें या कर सकें। तो इसलिए इस प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट्स चलाती हैं, ढेर सारी गवर्नमेंट्स इस प्रकार के प्रोग्राम्स को रन करती हैं। ओके, अब देखिए एक लड़की है जो कि सो रही है और इसको सपने ऐसे आ रहे हैं कि सारे जानवर मर चुके हैं, सूखा बिल्कुल पड़ गया है और सभी के कंकाल दिख रहे हैं। अब इसको यकीन नहीं हो रहा है। इसका जो डॉगी, ये डॉगी नहीं कैट है, ये कैट भी देखिए एकदम बिल्कुल, इसको भी साथ में सपने आ रहे हैं। ओके, तो इसको लग रहा है कि सारा अगर पानी सारा खत्म हो गया तो फिर क्या होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमें कंजर्वेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। अब कंजर्वेशन किस प्रकार का, देखिए जितने भी रिसोर्स जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं उनके कंजर्वेशन पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो रिन्यूएबल हैं उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और ख़ास करके उसमें भी जो जो अनलिमिटेड है उनके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, जो लिमिटेड है जैसे वाटर सॉयल, अगर फॉरेस्ट वाटर सॉयल, अगर इन तीनों पर ये तो हैं आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अगर इनको केयरफुली यूज नहीं करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे जो कि लिमिटेड स्टॉक में हैं उनका हमें केयरफुली यूज करना चाहिए, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका तो हमको बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज करना चाहिए। तो इसी की बात हम करेंगे आज इसमें कि कंजर्वेशन कैसे करें हम रिसोर्सेज का। तो सबसे पहले देखिए एक टर्म है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए समझते हैं उसके बारे में कि ये क्या कहता है। देखिए जो भी रिसोर्स आप केयरफुली यूज करते हैं तो उनको जब टाइम देते हैं आप रिन्यू होने के लिए, तो उससे हम कहते हैं कि ये रिसोर्स का क्या हो रहा है, कंजर्वेशन है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने एक पेड़ काट दिया, ओके, फिर आपने उसी जगह पर एक और पौधा लगा दिया। अब उस पौधे को आप समय दे रहे हैं कि ये फिर से बड़ा हो जाए, तो आपने क्या किया, उस रिसोर्स को फिर वहाँ पे पेड़ काटा, फिर एक पेड़ लगाया, उस पेड़ को बड़ा किया, तो ये क्या हो गया, रिसोर्स का कंजर्वेशन हो गया। ओके, आपने रिसोर्स को कंजर्व कर लिया। और जब इसी चीज़ को जब बैलेंस करते हैं नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। जब आज हमें जिस प्रकार से किसी रिसोर्स की आवश्यकता है उसको हम यूज करते हैं, और साथ ही साथ हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको कंजर्व कर रखते हैं, तो इस प्रकार के अप्रोच को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी संधारणीय विकास। तो आप किसी भी रिसोर्स को यूज करिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए ही उसे यूज करके खत्म मत कर दीजिए, आने वाले जनरेशन के लिए भी उसको बचा कर रखेंगे, तो इसे हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसे हम कहेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। सो रिसोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, carefully utilizing resources so that besides meeting the requirements of the present also takes care of future generations। कि आप इस प्रकार से यूटिलाइज करें रिसोर्सेज का कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके नीड को ही ना फुलफिल करें, बल्कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी वो बचा रहे, उनकी भी नीड को वो फुलफिल करता रहे। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संधारणीय विकास। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। छोटी छोटी चीज़ों को आप यूज करके भी इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, आप जब घर में न रहें तो इलेक्ट्रिसिटी बंद रखें, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कोल से उत्पन्न किया जाता है, और कोल जो है क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ओके, और इससे पोल्यूशन भी फैलता है। तो अगर हम कम से कम यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो बच जाएगी हमारी, वो किसी और ज़रूरतमंद को मिल जाएगी। तो इस प्रकार की चीज़ें आप करें। पानी को ज़्यादा बहाया नहीं, ज़्यादा पानी बेवजह उसको मतलब टैप खोल के छोड़ना दें, ब्रश करते वक्त टैप को बंद रखें, जब ज़रूरत पड़े तभी टैप को ओपन करें। तो इस प्रकार की चीज़ों को अगर ध्यान देंगे तो काम बनेगा। बहुत ज़्यादा पेपर का यूज़ ना करें, या पेपर का यूज अगर करें तो उसको प्रयास करें कि वो रिसाइकल हो जाए। जैसे कि अगर कोई पेपर आपने यूज किया फिर ख़राब हो गया, तो उसका कुछ चीज़ बना दीजिए ऐसा जो कि देखने में खूबसूरत लगे, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम कर सकते हैं। जैसे एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस, तो इस तरह का चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और हमारी ड्यूटी बनती है कि दैट हम क्या करें, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हर फॉर्म्स ऑफ लाइफ को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए उनकी तरफ। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव करना चाहिए। कंजर्व द अर्थ विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ की जो डाइवर्सिटी है, विटैलिटी, उसको कंजर्व करना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को जो लगातार कम हो रहे हैं उनको हमें कम करना चाहिए। और चेंज इन द पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, मतलब हमारा जो खुद का पर्सनल एटीट्यूड होता है एनवायरनमेंट के प्रति, उसको भी हमें चेंज करना चाहिए। लाइक हमें हर जगह कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, हमें से पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, और जो भी जहाँ पे भी नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्टर्बेंस मिलती है उस एक्टिविटी को हमें कम से कम करना चाहिए।
इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और हर कम्युनिटी को अपने अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखने के लिए उनको जागृत करना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं और अपने अर्थ को जो है हमेशा मतलब ऐसा बना कर रख सकते हैं कि ये सबके लिए ही यूजफुल रहे, सबके लिए इसकी यूटिलिटी रहे, हमारे प्रेजेंट टाइम के लिए भी और हमारा जो अपकमिंग जो जनरेशन है उसके लिए भी। ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहले का आप टिक द करेक्ट आंसर में आपको पहले का बताना है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग दैट डज नॉट मेक सब्सटेंस और रिसोर्स। तो कौन सी चीज़ है जो कि किसी सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाती, तो इसको आपको बताना है वन का कौन सा सही रहेगा, ऐसे करके कमेंट में बताना है। देन सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्स, इसको बताना है। देन थर्ड, कंप्लीट द स्टेटमेंट विच वन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर व्हाट। तो ये आपको 3 क्वेश्चन है जिनको कमेंट में बताना है। ओके, तो डियर फ्रेंड, ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।